अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने फोटोन के बारे में बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारा मेन, जिसके बारे में हमने चीजें इकट्ठी कर ली है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जितनी चीजें चाहिए थी वो सब आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट जो किया था, जिसके बारे में भी हमें बात करनी है, एक्सपेरिमेंट बाय लेनार्ड एंड मिलिकन। और उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। चलिए, इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हमें ये मतलब नहीं है किसने क्या काम किया था, बस पता होना चाहिए कि यार डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, एक्सपेरिमेंट बाय लेनार्ड एंड मिलिकन एंड एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। चलिए देखते हैं। यहां पर हमारे पास में मान लीजिए एक मेटल सरफेस दिया हुआ है, कोई भी मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन पर्पस क्या है? लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्डर में चल रहे हैं तो करंट मिल जाएगा। यही हमें यहां पर चाहिए। मान लीजिए हमारे पास में ये मेटल सरफेस है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो बाउंडेड है, बंधे हुए हैं अभी फिलहाल। लाइट इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बाहर से कुछ लाइट डालनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास में इधर से लाइट है। अच्छा, ये लाइट कितनी है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा से पता चल जाएगा उसकी एनर्जी कितनी आने वाली है। अच्छा, ये तो इंसिडेंट लाइट हुई ना, और इंसिडेंट लाइट किससे मिलकर बना हुआ है? फोटोन से। अच्छा, फोटोन में एक फोटोन की एनर्जी क्या आएगी? h इंटू न्यू, या फिर hc बाय लैम्डा। ये जो लाइट आई है उसकी एनर्जी है। अच्छा, ये तो एक फोटोन की हुई, क्या एक ही फोटोन आएंगी क्या? कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। अच्छा, पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे? n। 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पावर इंटू वेवलेंथ। ये हमें अभी तक, हमने जो कल पूरी क्लास में बात की थी ना, वो इसके बारे में बात की थी। ये जो लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी निकाली थी। एक लाइट के सोर्स में नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे वो निकाला था, उसकी पावर निकाली थी। वो किसी सरफेस पे गिर रहा है, जैसे ये सरफेस पे गिर रहा है तो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। वो 2p बाय सी, 2i बाय सी, 2p cos थीटा बाय सी, 2i cos थीटा बाय सी एब्जॉर्बिंग है परफेक्टली। तो p बाय सी और i बाय सी, ये फोर्स और प्रेशर की चीजें हमने की थी। वो किसके लिए की थी? कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बना हुआ है। वो फोटोन किसी सरफेस पर टकरा रहा है, तो सरफेस पर टकराने पर वो फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नंबर ऑफ फोटोन्स भी ये है कि पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, इसकी एनर्जी भी आ जाएगी। अच्छा, इस मटेरियल के बारे में बात करें, यार एनर्जी कितना ही गिर जाए, वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन तो तभी निकालेगा ना जब उसका मन हो। और मन कब होगा? वर्क फंक्शन। तो इसके पास में कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि यार इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने मान लिया। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्या हमें ये करना होता है? फाई इक्वल्स टू h न्यू नॉट। ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? hc बाय लैम्डा नॉट। क्या कुछ और तरीका है? 12,400 अपॉन, लेकिन अब ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आएगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, क्या मेरे ख्याल से इसी तरीके से आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया। क्या मैं इसको जूल में चेंज कर सकता हूं? क्या करूंगा? ई की वैल्यू रख दूंगा। कितना है ई की वैल्यू? 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू जूल। अच्छा, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आएगा, ये किस यूनिट में आएगा? 1.6 कहीं पढ़ा है क्या? 1.6 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आएगा? कूलाम। और कूलाम इंटू वोल्ट इलेक्ट्रो पढ़ लिया है। अरे Q इंटू वी वर्क, इसलिए जूल। चार्ज इंटू वोल्ट वर्क होता है, इसलिए ये जूल आया। चलो यहां पर आ गया। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर फिर से माना यहां पर कि यार क्यों ना ये जो एनर्जी आ रही है वो मैं मान लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया होगा? इस फ्रीक्वेंसी से। 12 ऐसे आ सकता है ना ये ई की वैल्यू। तो यहां पर जो ई होगा वो 12,400 अपॉन लैम्डा। अरे वहां लैम्डा नॉट था, यहां लैम्डा, इससे आया होगा किसकी? वेवलेंथ से ये आ गया होगा। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है
मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे बस यूं ही वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी इतनी है और जिस सरफेस पे गिर रहा है उसका वर्क फंक्शन इतना है। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऊपर से क्या गिर रहा है? लाइट। लाइट मतलब फोटोन। ये किससे टकरा रहा है? इलेक्ट्रॉन से। तो एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन से होता है। जो इंटरेक्शन होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। एक फोटोन की एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए? 2। क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे लाइट गिरने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो फोटो इलेक्ट्रॉन। यही तो हमने बात की थी यार पहले 1-2 क्लास के अंदर। चलिए, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा। अच्छा, और क्या क्या काम होता है ध्यान से सुनना। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का ही वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो अच्छा, और सारे के सारे जो फोटोन आ रहे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ रहे हैं। क्या सारे फोटोन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा? मान लो यहां पर 100 फोटोन आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन से टकराएगा? 100 से। अच्छा, कितने फोटोन आ रहे हैं ये किस बात पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर इंटेंसिटी के बारे में बात की थी। इंटेंसिटी का एक सिंपल मीनिंग था, अरे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है यानी कि ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं। लाइट से, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है यानी कि ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं। तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी यानी कि ज्यादा फोटोन आएंगे, और ज्यादा फोटोन आएंगे, 100 की जगह 200 फोटोन आए तो 200 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो 200 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन, और जितने ज्यादा फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने वाला है। इतना क्लियर है क्या यहां तक? चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होने वाला है, लेकिन इस इंटरेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, हर एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन कितनी एनर्जी बची? 3। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई, उसको चाहिए था तो बॉन्ड तोड़ने के लिए 2, बचा 3। तो हर एक के पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ऊपर ही ऊपर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि 5 था, 2 चाहिए था तोड़ने के लिए, बचा 3। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस के, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेके भागेंगे। लेकिन यहां वाले जो, ये लाइट जो है यार यहां भी तो टकराएगी नीचे वाले में। यहां पर भी 5 वाला आया, वर्क फंक्शन है 2, कितनी बची? 3 लेके बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन जब ये बाहर आएगा, क्योंकि ये अंदर था, तो ये बाकी के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने में एनर्जी लॉस करेगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ये वाले बाहर निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। जो सरफेस से निकला वो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकला, लेकिन जो अंदर वाले थे उसके पास में भी 3 आना चाहिए था, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करके अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करने लगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उनकी 3 से कम आने वाली है। तो मैं इस वाले एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। क्या इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 और 2 कितना? 3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी। जो सरफेस वाले होंगे उनके पास में मैक्सिमम होगी, और जो अंदर वाले होंगे उनके पास थोड़ी कम होगी। जो सबसे अंदर वाले होंगे उनके पास सबसे कम आने वाली है काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है विल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। ये तो हमारे पास में आ गया है इसकी वैल्यू। चलो और देखते हैं। मान लो ये है वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन हो गया, ये सरफेस लेते हैं, ये सरफेस, इसका वर्क फंक्शन है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा वर्क फंक्शन 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई कैसा आया होगा, किस फॉर्मूले से आया होगा, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट या फिर एच न्यू नॉट। लेकिन एच न्यू नॉट से एनर्जी कौन सी आएगी, जूल। मुझे उसको किस में चेंज करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये करना पड़ता है। ये 4.8 आया, ऊपर से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आई। अच्छा इंटेंसिटी कम हुई तो कम फोटोन आएंगे, और कम फोटोन फिर कम इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। अच्छा कितना एनर्जी है, 8, और वर्क फंक्शन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ज्यादा एनर्जी आ रही है, कम वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा 8 4.8 डिफरेंस कितना आया, 3.2। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 3.2 होगी, नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3.2 होगी। पूछा जाए रेंज क्या होगा, 0 से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है। ये चीज क्लियर है। चलो अब इस पे जो एक्सपेरिमेंट आता है लेनार्ड और मिलिकन का, वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता है वो। और उसके बाद में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशंस ग्राफ बनते हैं। एक्सपेरिमेंट देखते हैं। केमिस्ट्री में बहुत जगह ये वाली चीज की होगी। ऐसे कुछ ट्यूब होती है, ऐसे कुछ ट्यूब देखिए, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं इसको, यहां वैक्यूम भरा होता है। अच्छा यहां पर एक मेटल प्लेट लिया, ये मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट है, कोई मेटल है। यहां पर हमने कुछ और दूसरी प्लेट ले ली, इन दोनों को बैटरी से जोड़ा। यहां पर हमने एमीटर लगाया। एमीटर का काम क्या है, फिर गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट की प्रेजेंस को बताना, डिटेक्ट करना कि करंट है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, मीटर ब्रिज पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर पढ़ा है। सबके अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। और वो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता है, वो नल पॉइंट चेक करता है कि करंट में डिफ्लेक्शन है या नहीं है, वैल्यू नहीं बताता है ना। क्यों, क्योंकि वरना अगर करंट चेक करना होता तो वहां पर एमीटर लगाते हैं, वो बस बताता है कि है या नहीं है, इसलिए वहां पर नल पर। अच्छा यहाँ पर ये हमारा एमीटर है जो करंट बताएगा, यहाँ पर बैटरी है। अच्छा ये जो होता है ये हमने एनोड बोला है, एनोड तो पता ही होगा, तुमने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये कैथोड है, इसको हमने सी बोला। लाइट जो गिर रही है, लाइट यहां से हमने इस कैथोड पर गिराई है, ये लाइट गिरा रही है। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये काम चल रहा है कि ये कैथोड है। अच्छा लाइट जो गिर रही है, लाइट मतलब क्या, फोटोन। क्या इस फोटोन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, इसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा। अच्छा ये जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी से क्या निकलेगा, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितना, एच न्यू, या फिर इससे ऐसे निकलेगा hc/λ, या फिर इन दोनों की हेल्प से दूसरा तरीका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितना निकलेगा, 12,400 अपॉन लैम्डा। ये क्या आया, लाइट की एनर्जी। किस पर गिर रहा है, कैथोड। कैथोड क्या हमारी वो सरफेस बन गई जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, तो ये हमारा बना है अब एमिटर। ये है एमिटर जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाएंगे। इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, हर मटेरियल का वर्क फंक्शन होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। ये लाइट जो आ रही है जिसकी एनर्जी हमने मान लिया है E है, इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा। फोटोन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा है। ये कहां से आएगा, 12,400 अपॉन लैम्डा। ये कहां से आएगा, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। ये दोनों किस यूनिट में आएंगे, और ये वैल्यू किस यूनिट में आने वाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से हमें ये चीजें आ गई। अच्छा कितने फोटोन आएंगे वो कैसे पता चलेगा, स्मॉल n पर सेकेंड नंबर 5 इंटू 10⁻24 इंटू जो भी सोर्स होगा लाइट का, ये सोर्स है लाइट का, पावर इंटू वेवलेंथ, उससे हमें नंबर ऑफ फोटोन्स। मान लो 10⁻5 फोटोन आ रहे हैं,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं? 10 to the power 5। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा हो। चलिए देखते हैं। मैं वापस से एग्जांपल वही ले रहा हूं। इसकी एनर्जी कितनी मानी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस, यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले। क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मैक्सिमम 3, कुछ की 3 से कम भी। रेंज बोला जाए तो 0 से 3। तो ये काइनेटिक एनर्जी इधर जा रहा है। अब हमने क्या कर दिया यार, ये एनोड और कैथोड बने कैसे होंगे? ऐसे थोड़ी ना बनते हैं, बैटरी लगानी पड़ती है। कैथोड पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पर एनोड बना और ये नेगेटिव तो ये कैथोड बना। ये मैंने बैटरी लगाई, किस किस के बीच में बनाई? एनोड और कैथोड के बीच में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बना VAC, पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये हमने बात की। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ा तो ये एनोड बन गया, नेगेटिव टर्मिनल यहां जोड़ा तो ये कैथोड बन गया। क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन कैथोड से ही निकलेगा? अगर मैं लाइट यहां गिराता तो निकलता। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैथोड और एनोड की कुछ बात हुई थी अभी तक? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो जो एनर्जी गिर रही है उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है, उससे ज्यादा होना चाहिए। बस यही है। एनोड और कैथोड तो कुछ और काम के लिए है यहां पर। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जो निकले, कुछ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कुछ की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की 2.99, 2.98, 2.97, 2.95, 2.9, 2.8। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वो बिना बैटरी के भी क्या एनोड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास में काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो आराम से यहां तक पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच गए। क्या इलेक्ट्रॉन जब यहां तक पहुंचे क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? और सर्किट कंप्लीट हो गया तो एमीटर में रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर तुम ये हटा दो इसको, लगाओ मत तो भी, अच्छा एक वायर जोड़ दिया बस सिंपल, ये बैटरी नहीं है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो तो आराम से यहां तक पहुंच गए और सर्किट कंप्लीट किया, एमीटर में रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिना बैटरी के भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करंट अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थोड़ी ना है, कुछ तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी है। 1, 1.5, 1.8, 1.2, 2.1। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहीं जाकर रुक जाए, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहीं जाकर रुक जाए। तो यार उनके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बैटरी। जैसे ही मैंने यहां बैटरी लगाई तो इसका साइन क्या हो गया? प्लस। जैसे ये प्लस, यहां है इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्लस माइनस, क्या यहां से यहां एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? अरे अब तो इलेक्ट्रो पढ़ रखा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे थे, मैक्सिमम वाले तो आ ही गए थे बिना बैटरी के भी, लेकिन अब बैटरी क्या काम कर रही है? जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पा रहे थे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाकर फोर्स लगा दिया इधर, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आने लगे। मान लो मैंने यहां पर बाहर से जो बैटरी लगाई वो 2 वोल्ट की लगाई। अच्छा, 2 वोल्ट की तुम्हें पता होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या? Q इंटू V होता है कि इलेक्ट्रॉन में। अगर मैंने बैटरी बाहर से 2 वोल्ट की लगाई है, अच्छा ये क्या है? चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये कितना है? 2 वोल्ट, तो कितना बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इसने इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दी? 2। अच्छा, ये 3 वाला लगाया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग यहां इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे थे वो भी आने लगेंगे। मान लो पहले मैंने बहुत छोटी सी बैटरी लगाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले तो बिना बैटरी के भी आ गए थे। अरे ये कहानी की तरह सुनोगे तो ही होगा, वरना तो फिर रटने वाला चीज है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला, लैंग्वेज क्वेश्चन कभी होंगे ही नहीं इसमें। इजी है, सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट पूरे फोटो इलेक्ट्रिक का है, हर जगह यही क्वेश्चन, इसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना है कि अंदर क्या क्या हुआ था, बस यही है। तो ध्यान से सुने, बिना बैटरी के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए थे।
मैंने बोला नहीं यार इतनों से नहीं होगा, 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो कम करंट मिला, मैं चाहता हूं 100 के 100 आए, तो मैंने बैटरी थोड़ी सी बढ़ाई, तो 5 तो पहले ऐसे ही पहुंच गए थे, अब 25-30 और आने लग गए। मैं चाह रहा हूं नहीं नहीं पूरे आए, तो फिर मैं और क्या करूंगा, और बैटरी बढ़ाऊंगा, और बैटरी बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो और स्ट्रॉन्ग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी और अच्छी मिलेगी, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी आने लगेंगे। अच्छा 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्या 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्या? चाहे तुम एक लिमिट आएगी, मान लो ये मैंने कर दिया 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट पर जितने 100 थे वो पूरे के पूरे पहुंचने लग गए। तुम 10 के बाद 11, 12, 13 कितना 50 कर दो, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, 100 तो आ चुके हैं, अब और इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब पहुंचेंगे? अरे जब तुम ज्यादा फोटोन गिराओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है, और जब ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा पहुंच सकते हैं। यानी कि करंट कब ज्यादा आएगा? इंटेंसिटी से। वापस से सुने, मैं चाहता हूं करंट बढ़े। करंट कब बढ़ेगा? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब पहुंचेंगे? जब ज्यादा फोटोन गिर के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले। हाँ, ज्यादा फोटोन कब गिरेगा? जब इंटेंसिटी ज्यादा हो। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन, तो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब बैटरी काम कर लेगी अपना। ये चीज क्लियर है? अगर मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी तो बैटरी कितनी ही बढ़ा दो, एक फिक्स करंट आएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। मुझे और करंट बढ़ाना है तो और फोटोन गिराने पड़ेंगे ताकि और इलेक्ट्रॉन निकले, फिर वो और इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाए। इतना क्लियर है क्या? तो हमने यहां पर जितना भी एक्सपेरिमेंट है अभी यहां पर बात कर लिया। कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं यहां पर। इसकी एनर्जी निकालना आ गया, इसकी एनर्जी निकालने आ गया। इफ VAC is 0 मतलब बैटरी नहीं लगाई, some electrons of higher kinetic energy will reach at anode, यही बताया था शायद, and provide some current। उसने कुछ करंट दिया। अच्छा, इस करंट को क्या, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? लाइट के कारण जो लाइट गिरने के कारण जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। मैंने बताया था एक बार। अब ये फोटो करंट आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन इंक्रीजिंग VAC की वैल्यू बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले थे वो भी आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर काइनेटिक एनर्जी starts reaching to anode and current becomes maximum। इस करंट को नाम देते हैं हम मैक्सिमम करंट हो गया, यानी कि इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो 100 के 100 पहुंच गए, इससे ज्यादा और करंट नहीं आता। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब IS। इतना फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो यार। एक क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज, कैथोड की जगह एनोड पर लाइट इंसिडेंट करवाई जाती तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक होता? लेकिन अच्छा, अगर एनोड पर लाइट गिरा रहे होते तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते। इलेक्ट्रॉन तो यहां इकट्ठे हो जाते, यहां लाइट गिराते तो इलेक्ट्रॉन तो आते। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन ये तो कैथोड, ये भी नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव इन नेगेटिव को इधर आने देता क्या? तो करंट नहीं आता, फोटो इलेक्ट्रिक तो हो जाता। इलेक्ट्रॉन तो निकलते लेकिन करंट नहीं आता, वो रिपेल करता है।
चलो अभी तक की कहानी क्या पता चली, हमने कैथोड पर लाइट गिराई है, उस लाइट की एनर्जी यानी कि फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है उससे ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में होती है। मैक्सिमम कितना होता है? दोनों का डिफरेंस। जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना बैटरी के भी एनोड तक पहुंच जाते, एक करंट दे देते। लेकिन अगर मुझे सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी निकले हैं उनको वहां तक पहुंचाना है तो मुझे बैटरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। एक टाइम के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे यहां पर वो पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे यहां पर। उसके बाद कितनी ही बैटरी बढ़ा के देख लो, इलेक्ट्रॉन्स करंट में चेंज आया ही नहीं। इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो यहां पहुंच रहे हैं उसका बाद में बैटरी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे और करंट बढ़ाना है तो मुझे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने पड़ेंगे। पहले अगर 100 फोटोन गिरा रहा था तो अब 120 करना पड़ेगा। 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे और 100 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आया था। तो अगर 120 फोटोन गिरा है तो 120 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 120 के कारण हमारे पास में करंट आ जाएगा। तो करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज तो ये आई। अब इसी एक्सपेरिमेंट में हम और आगे चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसको ध्यान से सुनते नहीं है पूरे टाइम उसको गड़बड़ी करते हैं, फिर याद कर लेते हैं और फिर पेपर सॉल्व करते वक्त पेन चलाना पड़ता है, वर्बली सॉल्व नहीं कर पाते। ध्यान से सुने। अब हमने क्या किया, ये जो बैटरी VAC, मुझे पता चल गया ना बैटरी का काम क्या है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनको वहां तक पहुंचाना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो बैटरी है उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब नाउ बैटरी VAC इज रिवर्स। रिवर्स कर दिया मतलब जो एनोड पॉजिटिव था वो क्या बना दिया, नेगेटिव, और जो कैथोड था उसको क्या बना दिया हमने, पॉजिटिव। ये कर दिया। मैं वो बना के नहीं दिखा रहा हूं, बस सोच के देखो कि यार ये उल्टा कर दिया बैटरी को। क्या लाइट गिरेगी तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश, बिना बैटरी के वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते। लेकिन अब बैटरी उल्टी है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्योंकि अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस के कारण ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उल्टा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर जाना चाहते थे वो अब उधर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, अच्छा कितने जा पाएंगे या कितने नहीं जा पाएंगे ये डिपेंड क्या करता है, कितनी पावरफुल बैटरी है उल्टी रिवर्स में। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे वो तो हार मान लेंगे कि भाई उनको तो पहले ही रोक लेगा। लेकिन कौन जा सकता है वहां पर, हायर काइनेटिक एनर्जी वाले। हायर काइनेटिक एनर्जी वाले उधर जा सकते हैं, यानी कि अगर मैंने उल्टा भी कर दिया तो मेरे पास में हो सकता है कि कुछ करंट मिल रहा हो। मैं चाहता हूं कि यार जब जैसे उल्टा करूं करंट ना मिले, करंट ना मिले ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि करंट ना मिले, मैं तो चाहता हूं कि यार फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट गिरा के करंट निकालूं। लेकिन हम इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं कि उसमें एक टर्म आती है कि यार मैं चाहता हूं कि करंट आए ही ना, करंट आए ही ना, इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे। कौन से इलेक्ट्रॉन के यहां पहुंचने के सबसे ज्यादा चांस है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो कितना है, एग्जाम्पल जो हमने लिया उसके अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ इधर जा रहा है उसको रोकना मुश्किल है। अगर मैंने उसको रोक लिया तो उससे नीचे वाले तो सारे रुक जाएंगे। तो मेरा मेन टारगेट क्या होना चाहिए अगर करंट जीरो करना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोको। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इधर एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 3। और 3 एनर्जी देने के लिए बैटरी उल्टे में कितने वोल्ट की लगानी पड़ेगी, 3। तो वो बैटरी, वो वोल्टेज जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी रुक जाएं, उसको, उस बैटरी, उसके पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड क्या होता है? स्टॉपिंग मतलब ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे, मतलब रिवर्स में लगाई गई वो बैटरी जिससे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी जाने से रुक जाए। मैक्सिमम वाला रुक गया तो बाकी बीच के तो सब रुक गए, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचा, करंट जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट कितना आता है? जीरो। एक एग्जांपल देखते हैं। जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 5.2, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी 5.2, सॉरी फॉर वर्क फंक्शन है 5.2, एनर्जी आ रही है 10 की, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 से 4.8, कुछ की 4.8 होगी, कुछ की 0 होगी, कुछ की इनके बीच में होगी। मैं चाहता हूं कि अब जो इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां ना जाए, तो मुझे बैटरी क्या करनी पड़ेगी? बैटरी उल्टी करनी पड़ेगी। मैंने रिवर्स कर दिया इस तरह से, यहां जो लिखा है वो बैटरी कितने वोल्ट की है कि करंट जीरो है? 4.8। ये जो 4.8 उल्टा लगा रहा हूं ना, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4.8 है, उसको रोकने के लिए इधर काइनेटिक एनर्जी 4.8 चाहिए, और 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आएगा? जब बैटरी 4.8 की लगा दें। इससे डायरेक्ट आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हमने यहां पर कर दिया, तो अगर बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया और यानी कि ये नेगेटिव और ये कैथोड हो जाएगा, देन पोटेंशियल at which electrons potential at which no current in circuit is known as स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजों को बताएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को Vs बोलते हैं, Vs पोटेंशियल, S मतलब स्टॉपिंग, या फिर इसको Vo बोलते हैं। ये न्यू नॉट नहीं है, वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, ये क्या है? Vo, पोटेंशियल Vo, ये नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, क्या उसको खत्म कर दिया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तो उधर जा रहे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर लगाया होगा कुछ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज लगा, जो काइनेटिक एनर्जी देता, क्या उसकी वैल्यू Q, ये लिख सकता हूं क्या? एक मिनट, Q इंटू V। Q कितना है? E। ये V कितना है? स्टॉपिंग वाला। तो ये वाली, ये भी तो एक काइनेटिक एनर्जी है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वहां रफली लिखा था, थोड़ी देर पहले, कि मान लो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? Q इंटू V, यही होता है। Q इंटू E तो फोर्स आता है, Q इंटू V क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, Q कितना है? E, ये V, ये काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आई? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अच्छा, क्या है, अगर इसके पास में इधर एक काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम वाली, ये रुकेगा कब? जब ये और ये बराबर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की उधर थी, जो बाहर से हमने उल्टा कर दिया इसको, उसके कारण जो Q इंटू V यानी कि E इंटू V नहीं, Vs है, क्योंकि वो पोटेंशियल जब ये रुक जाए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ जाती है। इतना समझ में आया क्या? मुझे अगर, अच्छा 5 वोल्ट का हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट गिराई, वर्क फंक्शन है 1.1, तो इससे क्या पता चलेगा? वर्क फंक्शन 1.1 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराया है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक होगा? फोटो इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मुझे एक और चीज पता चल गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो सभी रुक जाएंगे, यानी कि करंट जीरो करने के लिए मुझे बैटरी उल्टी कितनी लगानी चाहिए? 3.9 वोल्ट। बैटरी तो वोल्ट की आएगी, Q इंटू V से काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। अच्छा, अगर मैंने इस वाले पोटेंशियल को 2 वोल्ट बोला है, तो जब उल्टा करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? माइनस। अगर मुझसे बोला जाए कि यार कितना पोटेंशियल लगाएं कि ये रुक जाए, तो मैं बोलूंगा माइनस में, जैसे अभी हमने एग्जांपल कौन सा लिया? 5 और 1.1। 5 और 1.1 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लैंग्वेज क्वेश्चन है,
फिजिक्स के हर एक टॉपिक में ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन साइन वाले घुमाए जाते हैं और एक एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलेज ऊपर से नीचे कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट गिराई, वर्क फंक्शन है 1.1, मैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 से 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.9 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वो पोटेंशियल बताओ जब करंट 0 हो जाए, माइनस में 3.9 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप नाम में ही है कि ये उल्टा लगा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप नाम में है कि ये उल्टा लगा होगा, तो मतलब उल्टा लगा है तो स्टॉपिंग वर्ड में ही आ गया माइनस। लेकिन बोला पोटेंशियल बताओ, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा माइनस में 3.9, यानी कि वो माइनस बता रहा है कि उल्टा लगाओ। स्टॉपिंग में तो अपने आप आ गया माइनस, उल्टा लगाया, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल बताओ जब रुक जाए, तो फिर मुझे माइनस वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये तो फिजिक्स के हर चैप्टर में बन सकते हैं ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन, और ये तभी सॉल्व होते हैं जब कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये कहानी नहीं पता होती तो कर ही नहीं सकते वो वाला क्वेश्चन जो मैंने सेकेंड अभी बताया। लिखें, लिख लिया? चलो अब ध्यान से सुनो, कुछ ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सही बोले तो हमें तो रटवा दी जाते थे यार, ये कि होता है ऐसा, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं बताई जाती थी और ऐसा लगता था कि यार टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन याद कर लिया, और फिर उसको हर 5 दिन बाद में याद करना पड़ता था, लंबा चलता था, बहुत मेहनत लगती थी। जो अभी हमने पढ़ा है, ये लाइट नहीं, अच्छा लाइट तो यहाँ, जो हमने अभी पढ़ा है वो सब ग्राफ, मुझे क्या करना है, जो मैंने ये बैटरी लगाई सीधी सीधी, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे तो क्या आएगा, करंट एमीटर में, वो करंट और बैटरी के बीच में ग्राफ बनाना है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे। अच्छा, बैटरी जब 0 है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो तब भी कुछ करंट, यानी कि बैटरी VAC की वैल्यू जब 0 हुई तो भी कुछ करंट आएगा 0 पर भी। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी बढ़ाने स्टार्ट की, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो बिना बैटरी के भी 100 में से 5-6 तो पहुंच ही गए होंगे, तो 5-6 के कारण ये करंट आ गया। 0 बैटरी पर भी, V की वैल्यू 0 पर भी कुछ करंट आ गया। मैंने बैटरी बढ़ाना स्टार्ट किया तो 5 से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। कब, जब मैं इधर बैटरी बढ़ाऊंगा तो इधर करंट बढ़ेगा, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसे बढ़ने लगेगा, बढ़ रहा है। लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन जब 100 के 100 यहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद में करंट बढ़ेगा क्या, तो एक तो फिक्स हो गया, और जब फिक्स हो जाता है उस करंट को मैक्सिमम करंट या क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ये बन गया IS, यहां लिखा हुआ था सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट, ये आ गया। ये अभी हमने जो इस साइड लिखा था ये उसका ग्राफ बन गया। अच्छा, मैंने ये क्या लिखा है, गिवन फ्रीक्वेंसी। गिवन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन गिवन इंटेंसिटी मतलब जो इंटेंसिटी वो फिक्स है। 100 फोटोन गिर रहे हैं तो 100 ही गिर रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, तो 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण मैक्सिमम करंट आया। हाँ, अगर ये गिवन नहीं होता, थोड़ा चेंज करने लायक होता कि मैं थोड़ी देर बाद और चेंज कर लूं, तो ज्यादा फोटोन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो करंट फिर मैक्सिमम वाला और बढ़ जाता, लेकिन अभी मैंने फिक्स किया इसलिए।
अब मैंने बैटरी को क्या कर दिया, उल्टा। अच्छा, बैटरी उल्टा मतलब इधर तो पॉजिटिव बैटरी थी तो इधर जाएगा ग्राफ नेगेटिव बैटरी। अच्छा, जब नेगेटिव बैटरी इधर लगाना लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां जा रहे थे वो अब थोड़े से कम होने लगेंगे कि नहीं जा रहे, रोक रहे हैं उसको। तो धीरे धीरे ये जो करंट था जब बैटरी जीरो थी तब भी चला गया, तो ये धीरे धीरे अब कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो एक ऐसा पोटेंशियल जहां पर पूरा करंट जीरो हो जाए, देखो करंट जीरो हो गया। अरे वाई एक्सिस पर इस वी ए की इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, वी एस। इस साइड है वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या इस पर करंट जीरो हो गया, तो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया क्या ग्राफ, कि यहां पर इधर पीछे आए तो करंट कम होने लग गया, इधर जा रहे हैं तो करंट बढ़ा, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच सकते थे तो करंट कांस्टेंट हो गया। अच्छा, आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है वो देखो। पहले फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, अब मैंने डबल कर दी। अच्छा, डबल फ्रीक्वेंसी करने पर क्या चेंज आएगा, डबल मैंने मान लो कुछ फ्रीक्वेंसी आई न्यू, अब मैंने डबल कर दी, इस पे क्या चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एच न्यू ज्यादा, यानी कि फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा, लेकिन वर्क फंक्शन तो वही है, तो इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा, और इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। तो अगर तुमने ये फिक्स कर दिया तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स। ये बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये बढ़ा, तो कंसेप्ट लाइन से चलो ना, ये बढ़ाया तो इंसिडेंट एनर्जी बढ़ी, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ी, वर्क फंक्शन सेम, तो डिफरेंस, और डिफरेंस बढ़ेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो फिर ग्राफ इधर आता। ये चीज क्लियर है। ये फ्रीक्वेंसी से क्या चेंज हो रहा है, स्टॉपिंग। इंटेंसिटी से क्या चेंज हो रहा है, करंट, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा तो ज्यादा फोटोन, ज्यादा फोटोन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा करंट, तो मैक्सिमम करंट जो है वो यहां ना आकर थोड़ा यहां जाता। तो इंटेंसिटी से करंट आया, इससे ये चीज आई। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर और आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं ग्राफ में। यहां पर हम देख लेते हैं जो इंटेंसिटी होती है नोट के अंदर, इंटेंसिटी आई पढ़ाया भी होगा, क्लास 11th में वेव टॉपिक में भी पढ़ा होता है इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी आई जो होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो करंट, कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट, वो भी ज्यादा आएगा। अरे 100 की जगह 150 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 150 के कारण जो करंट आएगा वो मैक्सिमम वाला, वो सबसे ज्यादा आएगा। ये बढ़ गया। अच्छा, अगर मान लो एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, उसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, एक क्लास 11 में पढ़ाया गया है, चलो फोटोन में पढ़ा होगा ये तो, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, लेकिन वो क्लास 11 से स्टार्ट होता है। क्लास 11 में सबसे पहले जो वेव पढ़ते हैं SHM के बाद में, उसमें आता है सबसे पहले इंटेंसिटी। जो बल्ब होता है, जैसे मान लो ये बल्ब है, कोई घर में जो बल्ब हुआ, बल्ब को क्या माना जाता है, पॉइंट सोर्स। मान लो ये बल्ब है, अगर मैं इसके पास में हूं तो मुझे ज्यादा उजाला दिखेगा। क्यों ज्यादा उजाला दिखेगा, क्योंकि अच्छा इससे क्या फोटोन लाइट निकल रही है, फोटोन आ रहे हैं, तो ये फोटोन सिर्फ मेरी तरफ आ रहे हैं या इधर उधर भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा पास हो गया, यानी कि मेरे और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम, तो वो जो लाइट बाहर जाने वाली थी, जो इधर जाने वाली थी, अगर मैं एकदम पास में आ गया तो लाइट मेरे से टकरा के जाएगी। लेकिन अगर मैं दूर चला गया तो अब वो थोड़ा ज्यादा दूर और जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ी तो फोटोन मुझ पर कम गिरेंगे, और कम गिरे तो इंटेंसिटी कम। इसलिए तो हम लाइट के पास ज्यादा पास में पहुंच जाते हैं तो हमें ज्यादा उजाला दिखता है। क्यों, जो फोटोन दूर जा रहे होते हैं वो मेरे पे ज्यादा गिरने लग गए, क्योंकि मैंने उसको जगह दे दी, जगह कम दी है बाहर निकलने के लिए। मान लो एक बल्ब ये है, मैं अगर एकदम पास में आ गया
तो ये इधर उधर जो फेंकता वो मेरे से टकराने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं दूर हूं तो वो मेरे पे भी आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी जगह भी मिल गई उनको दे जाने के लिए। यानी कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा ध्यान से दें, मान लो एक बल्ब है जो मुझसे x डिस्टेंस पर है, अगर डिस्टेंस कर दी मैंने डबल तो d की वैल्यू हो गई डबल, तो d स्क्वायर, d की वैल्यू डबल तो d स्क्वायर। अरे यार ये क्या, मेरी और लाइट के बीच की डिस्टेंस x है, मैंने लाइट से मैं डबल डिस्टेंस पे चला गया तो d स्क्वायर कितना हो गया 4 टाइम्स, तो इंटेंसिटी 1/4, यानी कि जो फोटोन पहले 100 गिर रहे थे अब 1/4 25। तो पहले 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अब 25 फोटोन से 25 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और 25 इलेक्ट्रॉन्स निकल के करंट दे रहे हैं, तो करंट पहले का कितना हो गया 20 मैक्सिमम का 1/4। तो हम जानते हैं यहां से क्योंकि ये वाली वैल्यू करंट के भी प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा तो करंट ज्यादा, देखो यहां पर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट ज्यादा, तो इंटेंसिटी करंट पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी करंट पर डिपेंड कर रही है, और साथ में इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्स में भी डिपेंड कर रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो करंट आएगा वो ये भी आ जाएगा। ये किसके लिए होता है, पॉइंट सोर्स के लिए। अच्छा ट्यूबलाइट कौन सा सोर्स होता है, लाइन सोर्स में यह क्या आता है डी, स्क्वायर नहीं आता है लाइन सोर्स में, लेकिन हमें मोस्टली पॉइंट सोर्स से मिलने वाला है। चलो इसमें सेकंड कर्व लेते हैं एक और। एट डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लेना, एक बार देखो वापस से। यार फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी चेंज। अच्छा क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स किस बात पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो सेम है, आई सेम, तो आई कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। मतलब 100 फोटोन गिर रहे थे तो अलग अलग केस में भी 100 ही गिरेंगे, तो 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन, और 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने आप पहुंच गए होंगे, तो ये वापस से जब बैटरी 0 थी तो भी कुछ करंट पहुंचेगा। 100 फोटोन चेंज ही नहीं हुए, तो जितना मैक्सिमम फोटोन वहां पहुंचना था वो मैक्सिमम करंट फिक्स, आईएस तो फिक्स। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट, एक फ्रीक्वेंसी है 2 और एक है थर्ड, मैंने बोला यार ये थर्ड वाली ज्यादा है, तो इस वाले की एनर्जी कम, इस वाले की एनर्जी, इस वाले की, तो जो ज्यादा वाली एनर्जी आएगी उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम आएगी, थर्ड वाले में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे ये तो डिफरेंस ही तो, और क्या है यार, जो इंसिडेंट लाइट ज्यादा आएगी, जो इंसिडेंट लाइट ज्यादा गिरेगी, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट गिर रही है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा किसमें ज्यादा आएगा, थर्ड वाले में। तो 3 ग्राफ बनेंगे अब यहां पर, ये से 3, तो ये थर्ड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, ये सेकंड वाले के लिए आया, ये फर्स्ट वाले के लिए आया। वापस से सुने, जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यानी कि जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी अलग है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसी की कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी, और जब इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम ज्यादा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए तो अगर फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास में फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने मान लिया इफ इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कम तो उसकी एनर्जी कम है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम तो उनको रोकने के लिए भी, देखो फर्स्ट वाले में सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मुझे क्वेश्चन ग्राफ में कैसा मिलेगा ध्यान से देखें, ये नहीं दिया होगा,
ये नहीं दिया होगा, ये ग्राफ दिया होगा। यहां पर इस ग्राफ को देख के मुझे बताना है कि यार इंटेंसिटी और इसमें क्या है। क्या करंट मैक्सिमम तीनों के लिए सेम है? तीनों के लिए करंट सेम, यानी कि तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले यानी कि सेम नंबर ऑफ फोटोन गिरे होंगे, और सेम नंबर ऑफ फोटोन गिरे होंगे तो सबकी इंटेंसिटी सेम। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें। दूसरा कि यार इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। थर्ड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, यानी कि थर्ड वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सबसे, वर्क फंक्शन तो सबके लिए, यानी कि थर्ड वाले के लिए जो एनर्जी गिरी होगी वो सबसे ज्यादा गिरी होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा निकली। और ज्यादा एनर्जी कैसे गिरी होगी? ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम डायग्राम देख के जो हमने साइड में लेस देन ग्रेटर देन लिखा है ना, वहां पहुंचना है हमें। समझ में आया क्या चीज? पूरा लैंग्वेज क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हें पूरे फोटो इलेक्ट्रिक की डीपीपी मिलेगी, उसमें क्वेश्चंस भी हमारे सारे हो जाएंगे।